ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, बजट पेश होने वाला है तो बजट से रिलेटेड जितनी शब्दावलियाँ हैं आज उनको हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि बजट क्या होता है और बजट कैसे पेश होता है और बजट किस प्रकार से आगत और निर्गत का क्या लेखा जोखा होता है। उन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो, जो बजट है वो फ्रांसीसी भाषा के बुजेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है, पहले तो बोलते थे कि चमड़े का थैला होगा, लेकिन आज के डेट पर उसको माना जाता है कि एक धन का थैला है जिसमें क्या होता है, पैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार फरवरी 1 फरवरी को आम बजट पेश होने जा रहा है। भारतीय केंद्रीय बजट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संडे को पेश होगा। इसके पहले देखो कि ऐसा एक बार हो चुका है, हम लोग देखेंगे। लेकिन इस बार का जो आम बजट है वो पहली बार कब पेश हो रहा है, संडे को। एक बार और हुआ था लेकिन वो क्या था, अंतरिम बजट था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि आम बजट और अंतरिम बजट में क्या है, अंतर क्या होता है। तो देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट पेश करेंगी और उनका यह लगातार 9वां बजट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने बार वो कर चुकी हैं। तो 9वीं बार होगा। और हालांकि 27 फरवरी 1999 को बजट रविवार को पेश किया गया था, लेकिन यह एक अंतरिम बजट था। और बजट के कारण अवकाश के दौरान भी भारतीय शेयर बाजार, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या होंगे, खुले रहेंगे। तो अभी जो पहली बार रविवार को बजट पेश होगा वो आम बजट है। और एक बार और हो चुका है 1999 में, वो क्या था, अंतरिम बजट था। इनमें अंतर क्या होता है कि आम बजट का मतलब होता है कि जो सामान्यतः सरकार पेश करती है, लेकिन जो अंतरिम बजट होता है तो तब पेश होता है जब चुनावी साल होता है, चुनाव होने वाला होता है। जैसे 2024 का देखो, चुनाव होने वाला था तो कैसा था, अंतरिम बजट था। आइए हम लोग देखते हैं। तो बजट फ्रांसीसी भाषा के बजुएट या बुजेट का प्रतिरूप है, जिसका मतलब होता है धन की आमदनी और उसके व्यय की सूची। कितना आपको पैसा मिला, तो सरकार को कितना पैसा मिला, उसी का लेखा जोखा हम लोग बजट में देखते हैं। तो देखो, बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बजट एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बजट किसी देश का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी परिवार का हो सकता है या व्यक्तिगत। आज के डेट पर देखो, पैसा सब कुछ है, तो हर आदमी अपना देखता है कि हमारे पास कितना पैसा आया, हम कितना खर्च करेंगे। तो जो लोग, चाहे संस्था हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो, उन लोग देखते हैं कि हमने कितना इनकम किया है, कितना हमारे पास पैसा आया है और कितना पैसा हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट का लेखा जोखा कहा जाता है। तो सरकार ने कितना पैसा प्राप्त किया और कितना विभिन्न योजनाओं में खर्च किया, उसी के लेखा जोखा को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो बजट में हमने क्या सीखा कि बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। और दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि सरकार का जो लेखा जोखा होता है वही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल प्लान आउटले, ये परिभाषित करती है बजट को। तो कैसे करती है, तो बोलती है कि यह बजटीय योजना वह हिस्सा होता है जिसके तहत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों का बंटवारा किया जाए। जैसे सरकार के आप देखोगे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, जैसे आपका रक्षा मंत्रालय हो गया, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, आपका सहकारिता मंत्रालय हो गया, पंचायती राज मंत्रालय हो गया। इनको सरकार पैसा देती है तो वो हो जाता है। दूसरी बात बोल रहा है कि हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों को पैसा देते हैं। जैसे आप देखो, अर्थव्यवस्था में आपके प्राथमिक सेक्टर हो जाते हैं, सेकेंडरी हो जाते हैं, टर्सरी हैं, क्वार्टरली, अलग अलग। लेकिन मोस्टली हमारे क्या होते हैं, 3 होते हैं मेजर सेक्टर, जिनमें हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और क्या होता है, तृतीयक क्षेत्रक। इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो सरकार पूरे साल भर का प्लान कर लेती है कि हमारे पास कितना पैसा आया है और विभिन्न योजनाओं में कितना पैसा क्या करेंगे, खर्च करेंगे। फिर देखो, आम बजट और अंतरिम बजट में हम लोग अंतर देखेंगे कि आम बजट क्या होता है और अंतरिम बजट क्या होता है। तो देखो, जब हम बजट, सरकार के सालाना खर्च का ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है। इसके जरिए सरकार की प्राप्तियों यानी आमदनी कितनी हुई और खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाता है। चुनाव वाले साल के दौरान अंतरिम बजट पेश किया जाता है, अन्यथा केंद्र सरकार हर साल आम बजट पेश करती है। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे आपसे कि आप बताइए अंतरिम बजट और आम बजट में अंतर क्या है, तो आप बताओगे कि आम बजट का मतलब होता है कि जो सरकार प्रतिवर्ष पेश
करती है। अंतरिम बजट क्या होता है? जो चुनावी साल होता है, जैसे 2024 में क्या था? चुनाव था। चुनाव में जो सरकार ने पेश किया बजट, उसको हम बोलते हैं क्या? अंतरिम बजट। तो यही हम लोगों ने चर्चा किया था कि रविवार को इस बार हमारा आम बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले इतिहास में 27 फरवरी को आप देखो, एक बार वो अंतरिम बजट था 1999 में जो पेश हुआ था, तो हम लोग देख लिए। इसके बाद आप देखो अनुदान मांग क्या होती है। तो विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के प्रस्तावित बजट अनुमान से वास्तविक खर्च अधिक होने की स्थिति में अनुदान मांगों के रूप में सरकार से मंजूरी लेनी होती है। इसे लोकसभा में पारित करवाना होता है। अनुदान मांगों को विनियोग विधेयक के जरिए सदन में पेश किया जाता है। मंजूरी के बाद अनुदान मांगों की स्वीकृति धनराशि को समेकित निधि से निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई योजना चलाई, उसने मान लो कि 1000 करोड़ रुपए बजट पेश कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लो कि ज़्यादा पैसा की ज़रूरत हो गई, तो फिर हम क्या करते हैं कि अनुदान मांग के द्वारा सरकार उसको निकालती है। तो उसके लिए एक विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, लोकसभा में चर्चा होती है, वहाँ पारित होने के बाद हम क्या करते हैं? समेकित निधि से क्या करते हैं? पैसा निकालते हैं। तो यही हमारा होता है अनुदान मांग। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि समेकित निधि क्या होती है, सवाल उठता है। तो देखो बच्चे, केंद्र सरकार द्वारा टैक्सों, कर्जों, बैंकों और सरकारी कंपनियों के लाभांशों, जो लाभ प्राप्त होता है, से जुटाई जाने वाली धनराशि समेकित निधि में जमा की जाती है। संसद की मंजूरी के बिना इस निधि से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता है या नहीं निकाला जा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समेकित निधि में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं बच्चे? देखो, सबसे पहले तो जो हम टैक्स मिलता है उसको शामिल करते हैं। दूसरे नंबर पर जो कर्ज है उसको शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पर बैंकों और सरकारी कंपनियां, जैसे सरकार की कंपनी, जैसे आप देखो ओएनजीसी हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, उनसे जो लाभांश मिलता है, मुनाफा होता है, उसको शामिल करते हैं। इन सारी चीज़ों को तो प्रीलिम्स में बार बार पूछा जाता है कि समेकित निधि में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। फिर देखो बच्चे, जो समेकित निधि से अगर पैसा निकालना है तो संसद के अलावा कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संसद की मंजूरी की क्या होती है? जरूरत होती है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं लेखानुदान की मांग की बात कर लेते हैं। तो बजट को संसद में पारित कराने में लंबा समय लगता है। ऐसे में सरकार 1 अप्रैल से पहले पूरा बजट पारित नहीं करा पाती है, टाइम लगता है, बहस होता है। और इस स्थिति में अगले वित्त वर्ष के शुरुआती दिनों के खर्च के लिए सरकार संसद की मंजूरी लेती है। इन्हीं मांगों को हम क्या कहते हैं? लेखानुदान कहते हैं। जैसे अब हमारा 1 फरवरी को मान लीजिए कि बजट पेश हुआ, तो ऐसा तो है नहीं उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। उसमें चर्चा होगी, चर्चा के बाद अगले जब हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो उनमें सारी चीज़ें हम करेंगे। तो उसके बीच में आपको कुछ तो पैसा चाहिए ना, तो जो पैसा बीच में चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। तो लेखानुदान मांग का मतलब वही होता है कि सरकार जो वित्तीय वर्ष होता है उसके पहले शुरुआती दिनों में खर्च चलाने के लिए जो पैसा निकालती है उसको हम क्या करते हैं? लेखानुदान मांग। ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं योजनागत व्यय क्या होता है। तो सरकारी व्यय को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो जो व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, यानी खर्च होता है। तो हम सरकारी खर्च को बच्चे 2 भागों में बांटते हैं। ओके, एक को बोलते हैं योजनागत व्यय, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं बच्चे गैर योजनागत व्यय, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि योजनागत व्यय कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे 2 प्रकार का होता है। आप बोलोगे एक को बोलते हैं योजनागत व्यय और दूसरे को बोलते हैं क्या? गैर योजनागत व्यय। देखो बच्चे, इनमें से जो योजनागत व्यय की सूचना या सूची विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। तो हमारा जो नीति आयोग है, आप देखे होंगे पहले हमारे यहाँ योजना आयोग होता था, लेकिन 2015 से हम लोगों ने योजना आयोग को हटाकर उसके स्थान पर क्या ले दिया है बच्चे? नीति आयोग। तो नीति आयोग में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही, तो एक प्रकार से थिंक टैंक है जो सरकार को सलाह देता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चे कि मान लीजिए कि योजनागत व्यय की जो सूची है विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग द्वारा मिलकर बनाई जाती है। इनमें मोटे तौर पर वे सभी व्यय या खर्च आते हैं जो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर किया जाता है। योजनागत व्यय का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सरल भाषा में क्या है, तो आप बताओगे भारत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, उनमें जो खर्च किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? योजनागत व्यय या खर्च। जैसे आप देखिए आयुष्मान भारत योजना है, अगर आयुष्मान भारत योजना में जो पैसा खर्च हो रहा है तो किसके अंतर्गत
आएगा बच्चे, वो आएगा हमारा योजनागत व्यय के अंतर्गत। फिर देखो बच्चे, तो सवाल आता है कि गैर योजनागत व्यय क्या है? तो अगर हम योजनागत जान गए तो इसके अलावा जो होगा वो गैर योजनागत व्यय होगा। तो देखो बच्चे, गैर योजनागत व्यय के भी दो हिस्से होते हैं। एक को बोलते हैं गैर योजनागत राजस्व व्यय और दूसरे को बोलते हैं गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। अभी हम लोगों ने देखा बच्चे कि जो हमारा योजनागत व्यय क्या होता है, अब हम देख रहे हैं गैर योजनागत व्यय क्या होता है। गैर योजनागत व्यय हमारा दो प्रकार का है। एक को हम बोलते हैं क्या, गैर योजनागत राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे को बोलते हैं गैर योजनागत पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी की भाषा में व्यय को हम खर्च बोलते हैं। ठीक बच्चे, फिर बोलता है कि गैर योजनागत राजस्व व्यय में जो व्यय आते हैं उनमें शामिल क्या क्या है बच्चे। एक आता है ब्याज की अदायगी, सब्सिडी जिसको हम सहायकी बोलते हैं, सरकारी कर्मचारियों को वेतन की अदायगी, राज्य सरकारों को अनुदान, विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान आदि शामिल होते हैं। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में देखेंगे बच्चे क्या आता है। सबसे पहले रक्षा, जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज को दिया जाने वाला कर्ज हो गया, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशी सरकारों को भी दिया जाने वाला कर्ज आता है। तो हम लोगों ने अभी डिटेल से बच्चे क्या देखा कि जो हमारा योजनागत व्यय होता है, हमने देखा कि क्या होता है, गैर योजनागत व्यय क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखा कि गैर योजनागत राजस्व व्यय और जो है तो पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो देखो बच्चे इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैपेक्स। क्या बोलते हैं, कैपेक्स। आप देखो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा है कि कैपेक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो बोला जा रहा है कि किसी सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा खर्च जो भविष्य के लिए लाभ का सृजन करता। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार मान लीजिए कहीं पे पैसा खर्च कर रही है तो इससे क्या होगा, वो भविष्य में उसका फायदा मिलेगा। मतलब कि इससे एसेट, अगर कहें तो परिसंपत्ति बनेगी। जैसे मान लीजिए कि सरकार एयरपोर्ट बना रही है ना, तो एयरपोर्ट बना रही है तो पैसा तो आज लगा रही है, लेकिन भविष्य में इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बोला जा रहा है बच्चे कि इससे एसेट क्रिएशन होता है यानी परिसंपत्ति निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेक्स का इस्तेमाल संपत्तियां या उपकरण आदि खरीदने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखो विभिन्न उपकरणों के आप ग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं। तो एक लाइन में ये याद रखना कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि कैपिटल व्यय या कैपेक्स क्या होता है तो आप बोलोगे कि जिससे हमको परिसंपत्ति निर्माण होती है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो बच्चे, अब आता है राजस्व आय क्या होती है। तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि को राजस्व आय, आय मतलब होता है इनकम, मतलब कितना पैसा आपके पास आया। तो देखो बच्चे बोला कि अगर कर राजस्व जिसको हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू और गैर कर राजस्व जिसको बोलते हैं नॉन जो है तो टैक्स रेवेन्यू, इनसे प्राप्त होने वाली जो धनराशि है, जो पैसा, उसको हम मिला दें दोनों को, क्या हो जाता है, राजस्व आय हो जाती है। अभी हम लोग खर्च की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं आय की, पैसा कहाँ से आ रहा है। देखो राजस्व व्यय में क्या होता है बच्चे, सरकार के राजस्व खाते से खर्च होने वाली राशि को राजस्व व्यय कहते हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब कि सरकार के राजस्व खाते से यहाँ से खर्च हो रहा है, कोई आदमी नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चे, सरकार कर रही है। तो ही बोला जा रहा है कि इनमें सभी सरकारी खर्च शामिल होते हैं। सरकारी विभागों, सरकारी निकायों, सरकारी सेवाओं पर होने वाले खर्च की धनराशि, सब्सिडी, सरकारी कर्ज पर ब्याज, राज्य जो है तो सरकारों को अनुदान यानी जो ग्रांट दिया जाता है, इसके बाद खर्च कहलाते हैं। अब आता है राजस्व खर्च का नकारात्मक पहलू यह होता है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद कोई राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्मित नहीं होती। देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, हमने अभी देखा कि पूंजीगत व्यय और आपसे कोई पूछे कि राजस्व व्यय में अंतर क्या है, तो हमने बताया था कि पूंजीगत व्यय में सरकार जो पैसा लगा रही थी उसको बाद में पैसा के बदले उसको परिसंपत्ति मिल रही थी, यानी इसमें एसेट क्रिएशन हो रहा था। लेकिन आप देखिए कि राजस्व व्यय सरकार इतना खर्च करती है लेकिन भविष्य में सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। अब जैसे किसी को सैलरी दे दिया सरकार ने तो थोड़ी कहेगा कि भाई मेरे से ले लो, लेकिन अगर सरकार ने एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया, नेशनल हाईवे बनवा दिया, कुछ भी बनवा दिया, तो उससे बाद में पैसा मिलेगा। तो यही बोला जा रहा है कि इससे एसेट क्रिएशन यानी परिसंपत्ति निर्माण बच्चे नहीं होता है। फिर देखो बच्चे कर राजस्व क्या है, कोई सरकार
कर लगाकर जो राजस्व हासिल करती है उसे हम कर राजस्व कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है सरकार सबके ऊपर आप देखो टैक्स लगाती है, चाहे हमारा डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो उससे जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? कर राजस्व कहते हैं। देखो सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है ताकि योजनागत और गैर योजनागत खर्च के लिए धन इकट्ठा कर सके। यह सरकार की आय का प्राथमिक और प्रमुख स्रोत होता है। सरकार की खेती तो होती नहीं है, सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है, उसी से उसको फायदा होता है और उसी पैसे को विभिन्न प्रकार की योजनाएं हों और चाहे गैर योजनाएं हों उनमें हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं। फिर देखो बच्चे, गैर कर राजस्व वह राशि होती है जो सरकार कर के अतिरिक्त अन्य साधनों से पैसा इकट्ठा करती है। तो कर राजस्व में तो सरकार टैक्स लगा दी, उसको पैसा मिल गया, लेकिन गैर कर राजस्व में सरकार टैक्स नहीं लगा रही, उसको अन्य साधनों से क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है। फिर देखो बच्चे, इनमें सरकारी कंपनियों के विनिवेश, विनिवेश का मतलब होता है शेयर बेचना। जैसे अगर एलआईसी है, एलआईसी का हम कुछ पैसा क्या कर दें? हिस्सा बेच दें तो हमको उसको विनिवेश बोलते हैं। तो मिली राशि या सरकारी कंपनियों से मिले लाभांश जो हो गए, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न आर्थिक सेवाओं के बदले मिली राशि, ये सारी चीज़ें इसमें बच्चे शामिल होती है। इसके बाद देखो बच्चे, संशोधित लेखा जोखा क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। तो देखो बच्चे, बजट में किए गए आकलनों और मौजूदा आर्थिक परिस्थिति के मद्देनज़र इनके वास्तविक आंकड़ों के बीच का अंतर संशोधित लेखा जोखा कहा जाता है। मतलब कि आप समझो कि जो वास्तविक आंकड़ा है और जो नहीं है, जो अनुमान लगाया गया, दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी के बाद में हम लोग संशोधित करके देख लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं संशोधित लेखा जोखा। इसका जिक्र आने वाले बजट में किया जाता है। तो जो अभी 1 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी तो उसमें आपको संशोधित लेखा जोखा भी देखने को मिल जाएगा। फिर देखो बच्चे, अब आता है वित्त विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है। तो देखो बच्चे, हम लोग देखेंगे कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक में अंतर क्या होता है, क्योंकि विनियोग विधेयक के माध्यम से ही सरकार क्या करती है? पैसा निकालती है, चाहे समेकित निधि हो चाहे संचित निधि हो। तो देखो बच्चे, नए कर लगाने, कर प्रस्तावों में परिवर्तन या मौजूदा कर ढांचे को जारी करने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं या फाइनेंस बिल। तो देखो बच्चे, यूपीएससी में प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो फाइनेंस बिल है क्या होता है। तो आप बताओगे कि इसमें कर लगाने संबंधी हो सकते हैं, कर में कोई परिवर्तन करने संबंधी हो जाते हैं, प्रावधान हो सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ें आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाना क्या है? वित्त विधेयक हो गया। अब आता है सवाल कि विनियोग विधेयक किसे कहते हैं बच्चे? तो सरकार द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं। तो विनियोग विधेयक का मतलब बच्चे होता है कि सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा तो ऐसा है नहीं कि गई हाथ निकाल से और कहीं से निकाल ली। तो क्या होता है कि सरकार की संचित निधि बनी हुई, जहाँ पैसा क्या किया जाता है बच्चे? इकट्ठा किया जाता है। तो सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो विनियोग विधेयक ले आती है और विनियोग विधेयक को संसद में पारित करवाया जाता है, इसके बाद पैसा निकाला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विनियोग विधेयक को सरकार कैसे उपयोग करती है, तो आप बताएंगे कि जो हमारी संचित निधि हो चाहे समेकित निधि हो, उससे जब पैसा निकाला जाता है तो उसको हम विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकालते हैं। ये भी बजट में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आता है बच्चे की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि जो कैपिटल रिसीट होती है वो कैसे हमारे पास आती है। देखो बच्चे, केंद्र सरकार द्वारा आम जनता और आरबीआई से लिए जाने वाले कर्ज, विदेशी सरकारों व संस्थानों से मिलने वाले ऋण, विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी और राज्यों द्वारा वापस की गई उधारी कैपिटल रिसीट में आती है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो स्रोत सरकार कहीं कुछ चीज़ें दे रही है, उससे जो बेनिफिट होता है बच्चों, उसको हम पूंजीगत प्राप्ति में रखते हैं। फिर आता है पूंजीगत भुगतान या आपका खर्च क्या होता है। तो देखो बच्चे, जमीन, मकान, मशीनरी आदि खरीद पर सरकारी खर्च, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज पूंजीगत खर्च कहलाते हैं। तो बच्चे, अगर मान लो कि केंद्र शासित प्रदेश है या कोई सरकारी कंपनी है, अगर उसको हम कर्ज दे रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं पूंजीगत भुगतान या आपको खर्च। इस तरह के खर्च को संपत्ति निर्माणगत व्यय कहा जाता है, कि यानी संपत्ति के निर्माण में खर्च किया गया है कि कोई ना कोई इससे क्या हो रही बच्चे? संपत्ति का फॉर्मेशन हो
रहा है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब आता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको दरिद्रता चक्र, हम लोग देखेंगे कि दरिद्रता चक्र क्या होता है। ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा होता क्या है। तो देखो बच्चे, बहुत एक सरल सी बात है, समझना बात को। अगर दरिद्रता चक्र का मतलब कि गरीबी का दुष्चक्र, कैसे एक आदमी गरीब होता है और उसकी जनरेशन गरीब होती हुई चली जाती है। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कोई आदमी मान लीजिए कि क्या है, बेरोजगार है। अगर मान लो कोई बेरोजगार है, तो जो बेरोजगार व्यक्ति होगा, तो बताओ उसके पास शिक्षा होगी? नहीं होगी। उसके पास बेहतर स्वास्थ्य होगा? नहीं होगा। यानी जितनी बेहतरीन चीज़ें होंगी मानव संसाधन के निर्माण में तो होंगी नहीं होंगी। तो देखो बच्चे, अगर आपके पास बेरोजगारी है तो बेरोजगार आदमी के पास क्या आय नहीं होगी? अगर आय नहीं होगी तो शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च नहीं कर पाएगा। जब शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च नहीं कर पाएगा तो उसकी स्वास्थ्य में नहीं करेगा तो खराब सेहत हो जाएगी। शिक्षा में खर्च नहीं करेगा तो उसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी। अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो इसे भी पैसा बचेगा नहीं, जो 2-4 रुपए मिलेगा वो भी खर्च हो जाएगा। इसका मतलब कि गरीब होता चला जाएगा, बिल्कुल। इसके बाद आय और उसकी कम होती चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए कि कोई परिवार ए है और परिवार बी है, परिवार ए अगर गरीब है तो उसकी आने वाली जो जनरेशन है ऑलरेडी क्या हो जाएगी, गरीब हो जाएगी। इसी को बोलते हैं गरीबी का क्या, दुष्चक्र। तो यानी एक चक्र बन जाता है गरीबी का, फिर वो निकल नहीं पाता है। तो देखो बच्चे, आर्थिक चिंतन में दरिद्रता चक्र उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक बार गरीबी यानी दरिद्रता की स्थिति आने के बाद वह सदा के लिए क्या होती है, बनी रहती है, जब तक कोई बाहरी हस्तक्षेप ना किया जाए। इसीलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक बार गरीब हो गया तो उसके परिवार में किसी एक को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्रांति नहीं करोगे तो आपके समाज में, आपके परिवार में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है तो आपकी जनरेशन चाहे 1, 2, 3 कोई भी आए, वो गरीब होती हुई क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो इसका मतलब देखो बच्चे, बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति या कोई क्षेत्र जब कभी गरीबी से पीड़ित हो जाता है तो उसकी स्थिति के कारण दूसरों की तुलना में कुछ हानियां झेलनी पड़ती है। इन हानियों के कारण गरीबी की दशा से बाहर नहीं निकल पाता है और दरिद्रता का एक चक्र बन जाता है, जिसे हम दुष्चक्र कहते हैं। फिर देखो बच्चे, इसमें गरीब और अशिक्षित रहने की अधिक संभावना होती है। अशिक्षित है तो उसकी अच्छी जीविका या रोजगार नहीं होंगे, और रोजगार नहीं होंगे तो गरीबी क्या होगी, और बनी रहेगी। और आगे चलकर इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की संस्कृति बोलते हैं। कि मतलब कि बोलते हैं अरे भाई ये तो हमेशा से ही गरीब चला आ रहा है, मतलब वो हमेशा गरीब रह जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिजीज ऑफ पॉवर्टी। इसी को हम बोलते हैं गरीब की बीमारी या गरीबी की बीमारी की संस्कृति। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे इसका तो स्वास्थ्य हमेशा से खराब है, ये तो बेचारा हमेशा ही गरीब रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा डिजीज ऑफ पॉवर्टी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अभी तक भारत में करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, वो दरिद्रता के चक्र के दौर में गुजर रहे हैं। तभी आपको मैंने बच्चे समझाने की कोशिश की किस प्रकार से गरीबी का दुष्चक्र जो हमारी आने वाली जनरेशन होती है उसको शिक्षा स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाता है और वो एक बेहतर मानव संसाधन नहीं बन पाता है, और आगे चलकर आने वाली उसकी सारी की सारी जनरेशन गरीब हो जाती है और एक चक्र में फंस जाती हैं, जिससे ही हम गरीबी का क्या कहते हैं, दुष्चक्र कहते हैं। तो बच्चे यहाँ तक